ऑनलाइन क्लासेज में सभी का स्वागत। सेकेंड ईयर एचटीपी के स्टूडेंट्स के लिए आज प्रिवेंटिव मेडिसिन में हम आज जो हम रोग जो पढ़ेंगे वो है टिटनस। तो ये तो आम जो डिजीज़ सभी को पता है। कई पर गाँव में बात करते हैं कि लो लाग गयो भाई, टीको लगवा लियो, है ना, और ये रोग फैल जाएगा। इस तरह की बातें आप सुनते हो, लोहा लग गया टीका लगवा लो। तो वो कारण यही है कि वो टिटनस को ज़्यादातर इंडिकेट करते हैं कि शायद टिटनस ना हो जाए, और हर डॉक्टर ये एडवाइस करता है कि इंजेक्शन लगवा लो, क्योंकि ये होने के बाद में ये बड़ा गंभीर रोग हो जाता है और कई बार सेट नहीं आता। ज़्यादा अगर एडवांस स्टेज हो जाए तो डेथ भी संभव है। इस रोग को निम्न नामों से भी जाना जाता है। धनुष्टंकार, धनुष की तरह से इसका जो शरीर है ना मुड़ जाता है। धनुष नहीं होता, धनुष इस तरह से जो एकदम से सख्त हो जाएगा शरीर और ये यूं मुड़ जाएगा धनुष की तरह से, इसलिए इसका नाम है धनुष्टंकार। और लॉकजा इसको इसलिए कहते हैं कि ये जबड़े जो है इसके ताला लग जाता है। लॉक कहते हैं ताले को, जा कहते हैं जबड़े को। तो ये खुलते नहीं हैं, ये टाइट हो जाते हैं, यूं खुलते ही नहीं है। मुंह खोल नहीं सकता खाने पीने के लिए जानवर। लॉकजा इसलिए इसको कहते हैं धनुस्तंभ। और कई बार क्या होता है कि जैसे अक्सर जो है घोड़े में क्या देखा गया है, डॉग में क्या देखा गया है कि जैसे खंबा होता है ना, खंबा, तो इस तरह से जानवर यूं करड़ा होकर यूं सीधा खड़ा हो जाता है, एकदम करड़ा हो जाता है। जैसे यहाँ ये डायग्राम में दे रखा है, देखिए घोड़ा बिल्कुल ऐसे और डॉग भी ऐसे ही होता है, डिट्टो। तो इसको धनुस्तंभ भी कहते हैं। उसके बाद में इसको मोधा, जौना और धुर्रम, तो ये बीमारियां अलग अलग इलाकों के नाम से जो है वो बताई जाती हैं। ये जहाँ जहाँ इलाके हैं अलग अलग नाम दिए गए हैं वहाँ पे। तो ये अब जौना, मोधा और धुर्रम कहाँ के नाम हैं ये इसके बारे में नहीं है पता, लेकिन ये नाम जरूर हैं। तो इसका ये आपको ध्यान जरूर होना चाहिए कि ये नाम, ये बीमारी अधिकतर घास में बैसिलस टिटनी अथवा क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई बोलते हैं इसको, और बैसिलस टिटनाई बोलते हैं। ये टिटनी लिखा है इन्होंने, टिटनाई। तो ये बैसिलस टिटनाई और क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई नामक जीवाणु, अंडरलाइन कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये दोनों नाम। जीवाणु के संक्रमण से जीवाणु हिमोलाइसिन, न्यूरोटॉक्सिन, क्योंकि ये नर्व में टॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन पैदा करता है। और हिमोलाइसिन, ये जीवाणु क्या करता है, हिमोलाइसिन करता है और न्यूरोटॉक्सिन एवं फाइब्रोनोलाइसिन नामक विष उत्पन्न करते हैं। अंडरलाइन कर लेना इन तीनों को, देखिए मल्टीपल चॉइस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हिमोलाइसिन, न्यूट्रॉक्सिन और फाइब्रोनोलाइसिन नामक विष उत्पन्न करते हैं। इस हिमोलाइसिन के कारण कंकालीय मांसपेशियों में खिंचाव आता है, अकड़न आती है। तो ये इसका कारण, और इसमें जो विष पैदा होते हैं वो तीन तरह के, ये तीनों नाम आप इसको ध्यान करें। और इसमें कंकालीय मांसपेशियों में जो स्ट्रेच पैदा करता है, खिंचाव कर, जिसके कारण वो अकड़ता है, चाहे वो यूं हो जाए, चाहे वो यूं हो जाए, चाहे वो सीधा यूं खिंच जाए एकदम से, जिसमें इसको शायद कई वुडन हॉर्स भी कहते हैं, वुडन हॉर्स, लकड़ी का घोड़ा बन गया, जैसे खिंचाव में आ गया। इस तरह से ये इसको, इसलिए ये धनुस्तंभ कहा गया। इटियोलॉजी इसमें बैसिलस टिटनाई अथवा क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई नामक जीवाणुओं के घाव का संक्रमण होने के कारण, घाव पर संक्रमण इनसे हो तो ये बीमारी होती है। तो इसलिए जनरली जो है वो घाव को पर जैसे ही घाव हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो चाहे वो एनिमल हो, तो तुरंत उस पर उसी समय
एंटीसेप्टिक कोई ना कोई सॉल्यूशन लगाना चाहिए, ताकि आगे कोई संक्रमण ना और हो तो वो नष्ट हो जाए। सिम्टम इसमें क्या है? लक्षणों की तीव्रता उत्पन्न विष की मात्रा पर निर्भर करती है। पशु के भोजन चबाने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, क्योंकि लॉकजा हो जाता है, मुंह बंद हो जाता है, खुलता नहीं, लार बंद मुंह से गिरती रहती है। इसमें वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट साइन है, वो है तृतीय पुतली। निक्टेटेनिंग मेम्ब्रेन होता है ये, लेकिन ये निक्टेटेंस मेम्ब्रेन बाहर आ जाती है, थर्ड आईलिड बन जाती है, तीसरी आंख। ये जो पुतली है इसके नीचे एक पुतली और बन जाती है, यूं बढ़ जाती है, और वो स्पष्ट नज़र आती है उसके अंदर। जब आप इन दो पुतलियों के बीच में एक और देखोगे तो तीसरी पुतली नज़र आती है। जो निक्टेटेनिंग मेम्ब्रेन है वो जो है वो बाहर आ जाती है। घोड़े के कान खड़े रहते हैं, हिलते डुलते नहीं, पैर व गर्दन आदि मुड़ते नहीं, मांसपेशियाँ कट जाती है, इसलिए से ये आ गया। देखिए आप, इसको वुडन हॉर्स भी कहते हैं। घोड़े के अंदर ये विशेष है। ये देखिए, ये घोड़ा जो जिस पोजीशन में खड़ा है, तो ये वुडन हॉर्स, तो ये इसको इस तरह से खड़ा होता है, ये इसकी खड़े रहने की पोजीशन है, मुड़ते नहीं है पैर। मैसेटर मसल, ये जो यहाँ मैसेटर मसल होते हैं के खिंचाव के कारण मुंह खुलता नहीं है, इसलिए इसे लॉक जा भी कहते हैं। ये मैसेटर मसल हैं साइडों में जहाँ पे होते हैं, ये मैसेटर मसल होते हैं। ये गालों वाले ये मैसेटर मसल्स है, मैसेटर मसल्स। चेक्स जो है जा के दोनों तरफ जो है ये मैसेटर मसल्स है। घोड़ा हल्के से हाथ लगाने एवं शोरगुल आदि से, ये चिपकता नहीं है, चमकता है, इसको लिखो चमकता है, नोट चिपकता। हाइपर सेंसिटिविटी, हल्का सा शोर हो तो भी वो एकदम से वो चमकेगा, और अगर आपने हाथ टच कर दिया तो भी वो एकदम से चमकेगा। ये चमका है, ये चिपकना नहीं है, इसको सही करो। और गोवंश में क्योंकि मसल टाइट हो गए हैं तो आफरा नेचुरली है, उसमें आएगा, इसमें आफरा आ जाता है। पशु को श्वास लेने में काफ़ी दिक्कत होती है, जिससे पशु एस्फिक्सिया यानी कि सांस ना आना, सांस का रुकना, एस्फिक्सिया के कारण मर जाता है। एस्फिक्सिया। उपचार में, ट्रीटमेंट में पशु को अंधेरे में रखा जाता है, और वो पेनिसिलिन अब यहाँ काम आएगी। पशु को पेनिसिलिन 22,000 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट। अब आप देखें कहाँ जाएगी ये डोज। अब ये कम से कम आप लगाओ, ये 500 के करीब घोड़ा वेट है अप्रॉक्सीमेट, 400 से कम तो कहीं नहीं है, 400 तो 80, तो ये, और दिन में 3 से 4 बार इंट्रामस्कुलर। तो ये हाई डोज जब आप पेनिसिलिन की दोगे तो इसमें गुंजाइश बनती है। और आज अब तो पशु को टिटनस एंटीटॉक्साइड ये भी आजकल उपलब्ध है, तो ये जो टेट के नाम से आता है, टिटनस एंटी टॉक्सिन, ये भी लगाया जा सकता है। तो ये लगाना ही चाहिए, तभी ये बच पाएगा। 3,000 से 7,000 इंटरनेशनल यूनिट नॉर्मल सलाइन के साथ आईवी इसको दिया जाता है। मांसपेशियों में जकड़न है, उसको रिलैक्स करने के लिए भी आपको कुछ देना पड़ेगा। तो क्लोरप्रोमाजिन 0.02 to 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट 4 से 8 घंटे के अंतराल पर इंट्रामस्कुलर या आईवी, सिक्वल या डाइजापाम, एक ही बात है, या डाइजापाम 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट 1 से 4 घंटे के अंतराल से, ये भी आईवी दिए जाने चाहिए, ताकि वो जो है खिंचाव नहीं आए और उसमें थोड़ा इजी महसूस करे, वो दर्द नहीं हो, खिंचाव नहीं आए। जब तक ये ट्रीटमेंट नहीं होता तब तक ये उसको एक बहुत बड़ा सहारा है।
कंट्रोल, नियंत्रण। पशुशाला में कीलें एवं नुकीली वस्तुएं नहीं रखें। कील लगना जरूरी नहीं है, ये भी ध्यान रखना। क्या होता है, अक्सर हमारे दिमाग में डॉक्टर जो दूसरे बैठे हैं गांव में, वो ये भर देते हैं कि भाई तेरे तो क्या है, कोई बात नहीं, ठीकरी तो लगी है, लोहा थोड़े लगा है, इसमें तेरे को टिटनस का टीका लगाने की क्या ज़रूरत है। गलतफहमी नहीं पालना। इसको तो इस बैक्टीरिया को जख्म चाहिए, ये भी बता देता हूँ आपको। हाँ, जनरली घोड़ों के अंदर हम इसको क्यों अवॉइड करते हैं कि भाई जहाँ उनको रखा जाता है वहाँ कील वगैरह नहीं हो, वो इसलिए अवॉइड किया जाता है। कील नहीं, कोई तीखी चीज़ भी वहाँ नहीं होनी चाहिए। अगर वो लकड़ी से भी जख्म हो जाता है किसी तरह से, तो इसलिए वहाँ घोड़े में और खच्चर और गधे में इसलिए इस बात को खास तौर से कहा जाता है कि ये जो ज़्यादातर बैक्टीरिया हैं उनकी लीद में पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। इसलिए कहा जाता है कभी भी अगर उसकी लीद से आपका जख्म काय से भी हुआ हो, टच में आ गया, और वो बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर सकता है, इसलिए आप इसका खास तौर से ध्यान दो। ये इसमें बुक में नहीं लिखा हुआ, मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ये ध्यान रखें। क्योंकि ज़्यादातर ये जो है हाथी, घोड़ा, खच्चर, गधा, ये जो है, तो इनकी जनरली जो है ना, ये लीद में भी पाया जाता है। ये जो बैक्टीरिया है, जो क्लोस्ट्रीडियम टिटनाई है, ये जनरली जो है वो उसमें पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। तो कहीं भी अगर जख्म होता है तो उसको तुरंत, चाहे वो काय से भी है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन तुरंत लगा लेना चाहिए, अवेलेबल हो तो। क्रीम लगाओ, चाहे आप लाल दवा हल्की सी वो डाइल्यूट करके, हल्की, बहुत ज़्यादा, वो लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नीम के पानी से धो लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप सोप से धो लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये ज़रूरी है कि उसको एक बार आप तुरंत वॉश करो। तो ये हमारे पास कीली एवं नुकीली वस्तुएं नहीं रखें। पशु के यदि गहरा घाव हो गया तो उसे एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से साफ कर लें। पशु के घाव होने पर टेटवैक, ये बाज़ार में उपलब्ध है, इसके वो जो है ज़रूर लगाएं। 1500 से 3000 इंटरनेशनल यूनिट जो है वो इंट्रामस्कुलर उसके जो लगा दें। इसकी जो है वाइल मिलती है, तो आप ये टेटवैक जो है वो 100% 1500 से 3000 एक डोज उसको ज़रूर दे दें। पशु को फेंसिंग है, ये फेसिंग नहीं है, ये फेंसिंग है। इसको फै पे बिंदी लगानी चाहिए, फेंसिंग होता है ये। यस, एक बिंदी यहाँ भी होनी चाहिए। फेंसिंग वायर, बायर नहीं, वायर। ये जो बाहर नहीं लगाते अपने फेंसिंग करते हैं, जानवरों से बचाने के लिए बाड़ बनाते हैं ना बाहर तारों वाली, उसको ये कहते हैं। तो वहाँ पास में उसके बांधे नहीं, क्योंकि वो तो अगर बांधोगे तो वो रगड़ेगा उससे, तो जख्म करेगा। पशु को सावधानी पूर्वक बधिया करें। जब बधियाकरण करते हैं तो भी जख्म होता है, तो इसका भी खास तौर से ध्यान रखा जाए। उसमें एंटीसेप्टिक जो है वो सॉल्यूशन से उसको ज़रूर वॉश करें और ड्रेसिंग करें। हमेशा निष्क्रमित उपकरण ही शल्य चिकित्सा में काम लें। यस, स्टरलाइज्ड निडल ही हमेशा, इंजेक्शन लगाते हैं तो आप स्टरलाइज्ड निडल ही जो है वो हमेशा काम में लें। तो ये आज हमने टिटनस के बारे में जाना। अब हम एक और डिजीज़ जिसके बारे में हम जानेंगे वो है कंटेजियस प्लूरोनिमोनिया। कंटेजियस प्लूरोनिमोनिया, यह रोग निम्न नामों से भी जाना जाता है। CBPP, तो इसको कहते हैं कंटेजियस, B का मतलब बोवाइन प्लूरोनिमोनिया, और CCPP का मतलब है कैप्राइन से, तो यह है कंटेजियस कैप्राइन प्लूरोनिमोनिया। यहाँ इसको लंग प्लेग भी कहते हैं और लंग सिकनेस भी कहते हैं। यह रोग मुख्य रूप से गोवंश का है, भेड़, भैंस व भेड़ में नहीं पाया जाता। तो ये यहाँ भेड़ में तो ये पाया जाएगा, तभी तो
कैप्राइन कहलाएगा। यह रोग वक्षीय अंगों जैसे फेफड़े व प्लूरा, फेफड़ों का बाह्य आवरण में रस युक्त अडीमा, एक विशेष प्रकार का निमोनिया जो एस्ट्रोकॉकस माइकोइड्स तथा माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स व माइकोइड्स नामक जीवाणु से होता है। तो ये जो ये जीवाणु हैं एस्ट्रोकॉकस माइकोइड्स एंड माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स, तो ये जो जीवाणु हैं इसको कॉज करते हैं। ये इसमें इटियोलॉजी में भी इन्होंने दिया है। पूर्व में वैज्ञानिक इस रोग को विषाणु जनित मानते थे, लेकिन बाद में पता चला कि जीवाणु फेफड़ों का प्लूरा में रहता है तथा यह जीवाणु इतना छोटा है कि फिल्टर पेपर से भी छन जाता है। जब किसी रोगग्रस्त अंग से स्लाइड बनाते हैं तो ये जीवाणु सूक्ष्मदर्शी में दिखाई नहीं देता, लेकिन जब इसे कल्चर करते हैं तो ये दिखाई देता है। कल्चर का मतलब ग्रोथ करते हैं। और मैंने पीछे भी आपको बताया था, आगार मीडिया लेते हैं पेट्री डिश के अंदर, वहाँ इसको ग्रोथ करते हैं इसकी। तो जब बड़े कॉलोनी बन जाती है तो इसका साइज बनता है कुछ, तो वो माइक्रोस्कोप में नजर आता है। लक्षण: जब पशु इस रोग से ठीक हो जाता है तो यह पशु करीब 3 वर्ष तक कैरियर का काम करता है। इस रोग में पशु को 105 डिग्री तक बुखार आता है, पशु को लगातार खांसी आती है, पशु के फेफड़ों व प्लूरा में सूजन होती है, इसलिए पशु के चलने फिरने में दर्द महसूस करता है तथा खड़ा होता है तो कोहनियों को चौड़ा करके खड़ा होता है, जैसे एबडक्टेड एल्बो कहते हैं जिसको। एबडक्टेड मैंने आपको बताया था, ये जो कोहनिया है ये बाहर की तरफ रखता है यूँ, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस या ट्रॉमेटिक उसमें रेटिकुलाइटिस में हमने ये पढ़ा था। तो ये जो इस तरह की अवस्था इसके अंदर भी बन जाती है, और वो सेम सांस में भी दिक्कत आती है, उसमें भी सांस में दिक्कत आती है थोड़ी, अगर इस तरह की कोई बॉडी अंदर है, ट्रॉमा हुआ है उससे, तो ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस में विशेष तौर से। तो ये लगभग अंदाजन वही इसमें एबडक्टेड एल्बो उसी तरह से रहता है। रोगग्रस्त पशु के गले में ये देखिए एडिमा की सूजन आ जाती है जो नीचे पैरों तक भी उतर सकती है। तो ये इसको कई बार ट्रॉमेटिक रेटिकुलाइटिस या ट्रॉमेटिक पेरिकुलाइटिस से भी जो है कंफ्यूज कर दिया जाता है। तो इसमें ख़ास तौर से ध्यान रखने वाली बात है, ट्रॉमेटिक पेरिकार्डाइटिस में भी ये सेम यहाँ गले में सूजन, और वो धीरे धीरे ये इन दोनों पैरों के बीच में चली जाती है आगे वाले पशु के। तो ये 2 बड़े कन्फ्यूजिंग डिजीजेज हैं जो फील्ड के अंदर कन्फ्यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखने वाला है कि इसके अंदर खांसी का विशेष वो है, और सांस भी थोड़ा तकलीफ से आना, ये एक विशेष है इसका। पशु कमर को ऊपर उठाए रखता है तथा गर्दन को लंबे से सीधे करके नथुनों को चौड़ा करके घर घर की आवाज़ के साथ सांस लेता है। ये भी सिम्टम उसी से मिलता जुलता है, लेकिन ये आवाज़ घर घर की, और ये पशु कमर को ऊपर उठाए रखता है, उसमें भी ऊपर उठाए रखता है पशु, क्योंकि अगर वो नीचे करता है तो रुमन से दबाव पड़ता है, तो ये आगे की तरफ उसमें पेरिकार्डाइटिस के कारण जो है वो निडल जो आगे चलती है, तो इसलिए वहाँ भी दर्द होता है उसको। तो ये उसको भी यूँ उठा के रखता है कमर को, और इसके अंदर भी कमर को। तो ये दोनों के अंदर बड़ा ये कन्फ्यूजिंग है सिम्टम जो है। नाक से स्राव अधिक मात्रा में गिरता है, तो कभी कभी तो नाक के स्राव में घूम, ये एक एक्स्ट्रा इसके अंदर जो है अभी नाक से ज़्यादा उसमें ज़्यादा स्राव जो है वो नहीं आता। पशु 5-7 दिन में मर जाता है, यदि जीवित रहता है तो 3 वर्ष तक कैरियर का काम करता है। निदान: लक्षणों के आधार पर जीवाणु को कल्चर करने के बाद। उपचार: सल्फा ड्रग और एंटीबायोटिक एनी अदर, जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोरोफेनिकोल देखी जा सकती है कौन सी इसमें ज़्यादा वो है असर करेगी। टाइलोसिन टार्ट्रेट ये 2 से 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट इंट्रामस्कुलर, दिन में 2 बार। और लिंकोमाइसिन ये एंटीबायोटिक ही हैं, 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट 1 बार 3 दिन तक इंट्रामस्कुलर। तो ये मिला के एंटीबायोटिक जब दी जाती हैं तो ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स करती हैं। कंट्रोल: पशु को ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन यह भारत में संभव नहीं है, अतः पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। यदि टीका उपलब्ध तो लगावें
तो आजकल तो CCPP और CBPP का टीका मुझे शायद लगता है उपलब्ध है, उस समय तो नहीं था लेकिन अब शायद इसका टीका उपलब्ध हो गया। कैरियर पशु को फार्म से हटाने का प्रयास करें। तो आज जो है हमने टिटनस और कंटेजियस प्लूरोनिमोनिया, इसके बारे में हम 2 डिजीज़ के बारे में आज हमने अध्ययन किया। तो अगर कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको आती है तो आप अवश्य बैक रिस्पॉन्स करें। कुछ बच्चे बैक रिस्पॉन्स करते हैं मेरे को, जैसे कुछ बच्चों ने लिखा है, तो मैं उनको बार बार इसी तरह से जब ये कंप्लीट हो जाएंगे चैप्टर दोनों के तो मैं उनको कंप्लीट करूँगा। जैसे कुछ ने नोट्स मांगे और कुछ ने एक बार कुछ और को एक बार दोहराने का कहा है, तो कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ इसको, ये भी जो है किया जाएगा। लेकिन ये चैप्टर ख़त्म इसका होने के बाद में इसको तालमेल में बिठा लेंगे। तो ये आप बैक रिस्पॉन्स ज़रूर किया करें अगर कोई प्रॉब्लम होती है। थैंक यू भाई।